हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। गुड इवनिंग। नहीं पूजा, मैथ्स की क्लास तो काफ़ी हो चुकी हैं। गुड इवनिंग शिवानी। लेकिन आज प्रैक्टिस क्लास शुरू कर रहे हैं मिक्स में। तो आज से हम जो है प्रैक्टिस क्लास शुरू करें। पहले जो है टॉपिक वाइज चल रही थी हमारी जो क्लास है ना, तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और मैंने उसमें काफ़ी क्लासेस करवा रखी हैं, आप उनको देख सकते हैं। और आज की जो क्लास है यहाँ से हम, क्योंकि एग्ज़ाम जो आपका नज़दीक आ चुका है, तो प्रैक्टिस क्लास चलेंगी मिक्स में। तो इसमें आपकी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, अर्थमेटिक्स सभी की मिक्स क्लास चलेंगी। गुड इवनिंग कुसुम। गुड इवनिंग अंजलि। आज मैम की क्लास इस टाइम पे नहीं होगी और कल से जो है टाइम टेबल बदल रहे हैं, बल्कि आप उसको भी देख लीजिएगा। गुड इवनिंग सरोज। गुड इवनिंग। ये जो मैंने आज लिया है आपका 2022 का एग्ज़ाम है मैथ्स का जो है। और इसमें लेकिन हम जो है इसको ट्रिक से सीखेंगे कि कैसे जो है कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा सम सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैथ्स के अंदर गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, टाइम की रहती है। टाइम की स्केर्सिटी बहुत होती है। शायद आप घर बैठ के सोल्व करें तो पूरे टाइम में उसको सोल्व भी कर जाए पूरे दिन में, लेकिन बात यह है कि उसको कम से कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। तो उसी के ट्रिक सीखेंगे हम, चाहे आपकी ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, सबके अंदर हम ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, तो हम जो है डिटेल में क्वेश्चन की कम जाएंगे और ट्रिक से हम जो है ज़्यादा सोल्व करेंगे। गुड इवनिंग पिंकी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रीना। तो अगर आप जो है इन प्रैक्टिस क्लास को मतलब कि अटेंड कर लेते हो, जो मैं करवाऊंगा आपके एग्जाम तक, ये क्लासेज जो कंटिन्यू रहेंगी आपकी, तो 100% गारंटी का आपका टीजीटी मैथ का पेपर नहीं रुकने वाला है, आप आराम से क्लियर कर जाओगे। क्योंकि मैं आपको जो है ऑप्शन से कैसे सोल्व करते हैं, कैसे कम टाइम में सोल्व करें, यही सब जो हम चीज़ इनके अंदर सीखेंगे। और इसके पहले मैं आपको टाइम टेबल बता दूं, आज से हम टाइम टेबल को चेंज कर रहे हैं। तो एक बार तो सारे स्टूडेंट्स आ गए होंगे। तो गुड इवनिंग रीना। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पीके। ये है तो टीजीटी मैथ्स के लिए, लेकिन पीआरटी वाले अटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे मैं सुबह जो क्लास करवाता हूँ 10 नंबर की जो मैथ्स की करवाता हूँ, उसमें पीआरटी का हो जाता है। इसमें थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा, बाकी पीआरटी में भी लेवल तो अच्छा ही डालता है, आप लगा सकते हो इसको भी। गुड इवनिंग मोहिनी। गुड इवनिंग। तो आज से टाइम टेबल चेंज हो रहा है गाइस, उसको नोट कर लीजिएगा। तो अब मैं जो क्लास लूँगा ये, तो आपकी क्लास जो है आज तो मैंने रखी है 8:15 बजे, लेकिन कल से इसका टाइम थोड़ा सा बदलेंगे। तो मुझे बता भी दीजिएगा कि आपको टाइम सूट करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको जो है 7:45 पे शुरू कर दिया जाए, 7:45 शुरू कर दिया जाए इस क्लास को जो है, क्योंकि फिर एसएस की क्लास नहीं हो पाएगी फिर मेरी। तो 7:45 से, और इसको हम लेके चलेंगे लगभग जो है, आई थिंक ये 9 बजे तक कंप्लीट कर देंगे इसको हम जो है। 9:15 तक इसको पूरा कर देंगे हम, या 9 बजे तक लगा लो, 9:15 तक, वो तो आज सोल्व करने से पता चलेगा। और डेली 30 क्वेश्चन जो है इसमें रखेंगे हम। डेली के जो है 30 क्वेश्चन हम इसमें रखेंगे, और वो सारे क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, उनको भी इंक्लूड करेंगे, नए क्वेश्चन को भी इंक्लूड करेंगे। तो जो है ये आपके जो है 30 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। और ये आपकी पहली क्लास मैथ्स की रहेगी इवनिंग में। ठीक है, इवनिंग की बता रहा हूँ मैं आपको जो है। उसके बाद जो है 9, अगर ये 9 पे कंप्लीट हो जाती है तो 9 पे, नहीं तो 9:15 से और 10:15 तक या 10:30 तक लगा लीजिए। नेक्स्ट क्लास जो आपकी एसएस की रहेगी। तो ये जो क्लास आपकी एसएस की रहेगी, तो 9:15 से शुरू करके इसको हम जो है 10:30 तक मान चल, ये पहले भी इसी टाइम पे थी, थोड़ा सा लेट होती थी, लेकिन हम थोड़ा जल्दी कर देंगे इसको जो है। तो ये जो आपकी एसएस क्लास रहेगी, इसको भी मिक्स में शुरू करेंगे, अब एसएस को भी मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर भी। और मॉर्निंग के अंदर जो क्लास है, अब जो सीडीपी की और आपकी पेडागोजी इंग्लिश की आप सोच रहे होंगे वो कहाँ जाएगी, तो सीडीपी आपकी प्लस आपकी इंग्लिश हिंदी की पेडागोजी, उसको हम मर्ज कर रहे हैं। तो उनको हम मर्ज कर रहे हैं। वो क्लास जो है सुबह लेंगे मैम, और टाइम आप बता दीजिएगा 11:30 रखें या 11 रखें, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। तो बाद में जो देखेंगे वो बाद में मैसेज कर देना, 11:30 रखें या इसका टाइम जो 11 रखें। तो ये अगर 11:30 रखते हैं तो ये मान के चलो ये 1 बजे खत्म कंप्लीट होगी, 1.5 घंटे क्लास बनेगी, क्योंकि सारी चीज़ सब्जेक्ट में मिक्स हो गए हैं। क्योंकि अब गाइस एग्जाम नज़दीक आ गया है, तो अब मिक्स में चलेंगी सारी चीज़ें जो हैं। तो अब सभी के क्वेश्चन मिक्स होके आएंगे, सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, पेडागोजी। ये मैम जो है सुबह शुरू करेंगी क्लास और 1 बजे तक रहेगी, दोपहर के 1 बजे तक जो है क्लास चलेगी आपकी। उसके बाद जो मिक्स में लेता हूँ रीजनिंग मैथ्स, वो क्लास कंटिन्यू रहेगी। रीजनिंग मैथ्स और हरियाणा जीके
साथ में इसमें करंट अफेयर डालूंगा, हरियाणा का करंट अफेयर। तो इसकी क्लास जो है आपकी आप मतलब कि 11:30 पे होती थी, इसको चेंज कर रहे हैं अब ये क्लास जो रहेगी आपकी वो 1 बजे के बाद, मैंने कि मैम की क्लास के बाद शुरू होगी। तो 1:15 पे कह लीजिए, 1:10 पे कह लीजिए, इसको शुरू करेंगे और 2:30 तक इसको कंप्लीट कर लेंगे हम। तो ये टाइम टेबल रहेगा आपका अब आगे से जो है क्लासेस का। आप मुझे बता दीजिए कि आपको टाइम ये सूट करेगा कि नहीं करेगा। 11 कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 11:30 रखो। तो चलिए 11 रख लेते हैं फिर, ठीक है। हम भी 11 ही रखना चाहते हैं क्योंकि हमें भी उसमें ही सूट करेगा, क्योंकि मैम की जो ना ऐप की क्लास, मैम की क्लास बढ़ गई है ऐप के ऊपर, तो वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा मैम को जो है। उनका एग्ज़ाम नज़दीक है गाइज और सब्जेक्टिव पेपर है, तो उनको बहुत कुछ जो है उनका दाव पे है, तो वहाँ पे टाइम देना बहुत ज़रूरी है। उनका फाइनल सिलेक्शन होगा उससे, तो वहाँ पे जो है क्लास मैम की बढ़ रही है, इस वजह से हम भी इसको चाह रहे हैं कि 11 o'clock। तो ठीक है, तो कल सुबह जो है 11 o'clock रहेगी मैम की क्लास जो है, तो फाइनल कर दिया इसको। तो 11 o'clock रहेगी ये, ठीक है। सुबह आप 11 o'clock इसको अटेंड कर लेना और आई थिंक 1.5 घंटे में ये तीनों सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे। मिक्स में चलेगी CDP, इंग्लिश, हिंदी, पेडागोजी, तो सब कुछ रहेगा इसमें। तो ये लगा लेना आप जो है। CDP के अभी कुछ टॉपिक रहते हैं, तो वो टॉपिक वाइज चलेगी, 2-3 टॉपिक रहते हैं आई थिंक, इसके 3-4 रहते होंगे। उसके बाद ये भी मिक्स में चलेगी, फिर इंग्लिश, हिंदी पहले ही मिक्स में चल रही है आपके। इस तरह से रहेंगी आपकी क्लासेज जो हैं। तो ये नया टाइम टेबल है, अपना नोट कर लेना और अपना जो भी आपको टाइम सूट करे तो उसके हिसाब से देख लेना। EVS की क्लास टाइम उसका निकल नहीं पा रहा है गाइज। सोच तो रहा था कि करवा दूं, लेकिन टाइम की एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है, बड़े बिजी शेड्यूल है। इतनी क्लासेस की टाइपिंग, क्वेश्चन छाटने, बहुत ज़्यादा जो है टाइम लग जाता है। चलो देखेंगे, अगर कहीं पे बीच में टाइम लगेगा तो मैं ज़रूर करवाऊँगा, या फिर संडे को देखूँगा। अभी क्लियर नहीं कह सकता मैं। काफ़ी टाइम टेबल बना के देख रहे हैं कि निकल जाए, टाइम निकल नहीं रहा है। तो चलिए गाइस, ये आपका मैथ्स का पार्ट है। जो 2022 का पेपर हुआ था आपका, तो वो मैं लेके आया हूँ, मतलब कि लास्ट ईयर का ही पेपर है ये। लेकिन हम जो है इसको ट्रिक से सोल्व करेंगे, ऑप्शन से सोल्व करेंगे, और कम से कम टाइम में हम कैसे सोल्व कर सकते हैं वो आप सीखोगे आज जो है। और इनको अगर आप क्लासेस को रेगुलर अटेंड कर पाओगे TGT मैथ्स की, तो आई थिंक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इससे आपका काफ़ी जो है टाइम सेव होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फिर आज का टॉपिक जो है हमारा। और आज जो मैं 30 क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें से, लेकिन मिक्स करवा रहा हूँ। लेकिन मैं अब कल से क्या करूँगा, मैं इसमें खाली जो है इस क्लास के अंदर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अलजेब्रा के क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि अर्थमेटिक तो सुबह मैं करवा ही देता हूँ गाइज। वो 10 क्वेश्चन जो करवाता हूँ मिक्स में, उसमें आपका अर्थमेटिक आ जाता है। तो अर्थमेटिक आप वहाँ पे कर लीजिए, मैं अर्थमेटिक के इसमें क्वेश्चन स्किप कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे वो हो जाएगा आपका। यहाँ पे मैं खाली जो है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा के क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो वही सिलेक्ट करूँगा 30 क्वेश्चन इसमें से, क्योंकि ये क्लास में 30 ही हो पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। 30 क्वेश्चन में भी करने में आपको लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा, समझाना है उसको, फिर आपसे पूछने आंसर, तो टाइम लग जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 91 क्वेश्चन आपका। तो 91 क्वेश्चन है गाइस, तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे कि x + y = 3z, तो z का मान क्या होगा, ये इक्वेशन आपको दे रखी है, कैसे सोल्व किया जाएगा इसको देख लीजिए आप सभी जो है। तो देखो हम इसमें क्या करें, तो पहले तो इसका जो है आप बोथ साइड जो है स्क्वायर कर लीजिएगा। पहले तो आप इसका बोथ साइड स्क्वायर कर लो। तो स्क्वायर करने से ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी कि x² + y² + 2xy = 9z²। ठीक है, इधर 9z² हो जाएगा और इधर ये आप खोलोगे तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन जो है। अब इधर से आप क्या करोगे, इधर से जो है आप इसमें से जो है z को कॉमन ले लो, इसमें से आप z को कॉमन ले लो, -z को कॉमन ले लो आप इसमें से। तो ऊपर तो आपका यही रहेगा x² + y² + z² -64। नीचे क्या हो जाएगा xy, और इसमें से आपने -z कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x + y बच जाएगा आपके पास। तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपके पास, x + y, और x + y की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो x + y की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 3z, तो 3z आप यहाँ पे रख देंगे, और सामने तो -2 है ही आपके पास। तो x² + y² + z² -64, और यहाँ पे जो है xy, और ये जो z रखोगे 3z था यहाँ पे, x + y की वैल्यू क्या है, 3z है, तो 3z यहाँ पे रखोगे आप, तो क्या हो जाएगा 3z² हो जाएगा। ठीक है,
और इक्वल टू -2। इतना क्लियर हो गया। ये वैल्यू जो है इधर ले आओ, इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो x² + y² + z² -64, और इधर जो है इधर आके इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे -2xy हो जाएगा, और -2 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का जो है आपका 6z² हो जाएगा। इतना क्लियर। अब इनको तो आप इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ गाइज, इतने वैसे स्टेप बनने नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पे समझाना है, तो मैं हर स्टेप को लिख के दिखा रहा हूँ। अदरवाइज मैं इसको क्यों लिखूँगा, क्योंकि मुझे पता कि नीचे वाला पहले सोल्व करना, तो मैं इसमें नीचे वाला सोल्व करता। ठीक है, ये तो साथ में वैसे चल रहा है, तो पहले हम क्या सोल्व कर रहे हैं, हर बार हम नीचे का ही सोल्व कर रहे हैं, तो ऊपर वाला तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं क्या है नीचे को सोल्व कर रहा हूँ, तो नीचे वाले को लिखूंगा ना बार बार। तो ये जस्ट समझाने के लिए आपको, जब एग्जाम में सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ क्योंकि मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ तो इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं इसी को लेकर चलूंगा, इसको तो अभी छोड़ देंगे हम, इसको तो लास्ट वाले स्टेप में लेके आएंगे, तो इससे आपका क्या होगा, टाइम बचेगा। तो अब चलिए इसको कर लेते हैं इधर। तो x² + y² + z², और ये प्लस का 2xy और माइनस का 6z², और -64 हो जाके प्लस का 64 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है y² और ये 2xy, बल्कि इसको इधर लेते हैं, जड़ को पीछे कर देते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो +xy और आपका क्या था, ये माइनस का माइनस था यहाँ पे, और क्या था यहाँ z, तो z² था यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी हमारे पास जो है। अब यहाँ देखो, ये जो इक्वेशन आपकी बन रही है यहाँ, तो ये यही तो चीज़ है जो हमने शुरू में की थी, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 9z² है, तो 9z² इसमें पुट कर देंगे, और एक z² आपका ये रहा, तो कितना हो जाएगा 10z², और माइनस का 6z² इसमें से लेस कर दोगे आप, तो क्या बन जाएगा 4z², और इक्वल टू क्या है 64 है। 4 से 100 काटेंगे 16, स्क्वायर तो जाके माइनस वो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और यही आपसे आंसर पूछा था कि z की वैल्यू क्या होगी, तो z की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। क्लियर है, तो z की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। मतलब ज़्यादा टाइम का क्वेश्चन नहीं है, 30 से 35 सेकंड का क्वेश्चन है ये, इसमें हमें स्टेप छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन समझाने के लिए सारे स्टेप लिखने पड़ते हैं, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ इसको। अदरवाइज हमें क्या है कि यहाँ से सीधा जो हम सिर्फ नीचे वाले स्टेप लेंगे, ऊपर वाले को लिखने की हमें जरूरत नहीं थी यहाँ पे, और यहाँ से जैसे माइनस करके दिखाया तो हमें पता है कि भी सीधा जो है डायरेक्ट ही यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं कि भी ये जो आपका 9z² है 10z² हो गया, सीधा ही लेस करके, मतलब ये स्टेप भी छोड़ सकता है, सीधा 4z² पे आ सकते हैं हम, तो ये स्टेप आपको बीच में स्किप करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप इसको जो है कम टाइम में सोल्व कर पाओगे। तो इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया सभी को। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम जो है। तो अगला क्वेश्चन ये है आपका, तो इसमें हम कैसे सोल्व करेंगे देख लीजिए। तो नीचे जो है जीरोज़ हैं, तो उसके लिए क्या लगेगा, पॉइंट लग जाएगा, तो ये आपका 0.4 हो जाएगा। इसमें देखो जितने नीचे जीरोज़ होंगी उतने ही डिजिट के बाद जो आपका पॉइंट लग जाएगा, जितनी नीचे जीरोज़ होंगी आप शायद लेट आए हैं, मैंने बताया था मैम की क्लास जो है ना मॉर्निंग में शिफ्ट कर दी है। मैम की मिक्स क्लास होगी, मॉर्निंग में होगी, उसमें इंग्लिश, हिंदी, पेडागोजी, CDP सब कुछ उसमें होगा। तो मैम जो है मॉर्निंग में क्लास लेंगे। कल से अंश जो है मैम मॉर्निंग के अंदर ही क्लास लेंगी, इवनिंग में नहीं होंगे उनकी। गुड इवनिंग प्रीत, गुड इवनिंग। और आज SST की क्लास नहीं लेंगे, आज इसको ही लेंगे। कल से SST क्लास जो है लगेगी। टाइम टेबल मैंने बता दिया, स्टार्टिंग में आपको वीडियो को मिल जाएगा, आप स्टार्टिंग की वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे 3 जीरो है, तो उसके लिए 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा आपका। इसमें जो है 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, मतलब कि जितनी जीरो होंगी उतने ही पॉइंट के बाद डिजिट चाहिए आपको। ऐसे इसमें जो है 4 जीरोज़ हैं, तो 4 आपको डिजिट चाहिएंगे। तो 4 डिजिट कैसे बनाओगे, 1 डिजिट तो आपके पास ऊपर है ही, तो 3 जीरो लगा दो। तो इस तरह सारे डेसिमल में आ गए हैं। अब आपने इनको ऐड करना है, अब आपने इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के 2 तरीके हैं आपके पास, या तो पॉइंट के बाद के डिजिट इक्वल कर लो अपनी तरफ से जीरो लगा के, क्योंकि पीछे जीरो लगाओगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ये नंबर था आपका 0.4, तो इसमें जो है पीछे जीरो लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट ऐड करना, जो डायरेक्ट भी ऐड हो जाएंगे। तो डायरेक्ट कर देता हूँ मैं ऐड जो है। तो पहले आपने क्या करना है, पॉइंट का पहले वाला जो डिजिट आपको वो ऐड करना चाहिए। डिजिट इसमें माइनस में, ये भी ध्यान रखना आपको कि माइनस में इसमें। तो पहले प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं। तो पॉइंट का पहले वाला डिजिट ऐड करो सबका। तो इसमें 0.4 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो 0.4 ही आ जाएगा। फिर सेकंड वाला डिजिट इसमें तो है नहीं, तो बाकी ये 2 बच गए हैं। इसमें सेकंड डिजिट 0 है, इसमें 0, तो 0 ही आ जाएगा। इसमें थर्ड डिजिट 4 है, इसमें 0 है, तो 4 ही आ जाएगा। इसमें 4 डिजिट 4 ही है। ये हमने जो है प्लस वालों को ऐड कर लिया, माइनस वाले जो है ऐड कर देते हैं। इसमें क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के फिर माइनस करना, आपको ये ध्यान रखिएगा। ऐसे प्लस करना होता है, ऐसे माइनस करना होता है। तो 4 का 4 आ जाएगा, 4 का 4 रहेगा, 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ पे बच गया आपका 3। तो 0.364 ये आपका राइट आंसर होगा। तो 0.364
4 ये आपका राइट आंसर होगा। बस इसमें यही करना था आपको और कुछ नहीं करना इसमें, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया सभी को। तो ऐसे आप इसे सोल्व कर लेंगे। एलसीएम लेके सोल्व करना चाहो तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन आई थिंक ये ट्रिक आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसे आप इसको सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला। तो इसमें आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, इसका मैं सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ आपको। तो सिंपल सा ट्रिक क्या है इसमें, आप ये देखिए कि इसमें जो है कितने 9 है, यहाँ पे 2 9 है। तो यूँ का यूँ लिख लो इनको, दोनों 9 को ऐसे लिख लो। उसके बाद देखो कि इसमें कितने 9 है, 3 9 है। तो 3 जो है 0 लगा दो। तो जितना यहाँ पे पेयर है यूँ के यूँ 9 यहाँ पे लिख लो, और जितने यहाँ पे 9 का पेयर है उतनी 0 यहाँ पे लगा दो। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस होगा इसमें से माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 में से 1 जाएगा 9, फिर आपका जो है 9 9 होता रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 8 बच गया है। तो इस तरह से 9 8 999, तो 9 8 999 सेकेंड ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा। तो 9 8 999 ये आपका आंसर होगा। तो क्लियर हो गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। मैम की क्लास जो है सुबह जो है 11 o'clock है, 11 AM। तो 11 AM जो है आपकी मैम की क्लास है सुबह के टाइम, ठीक है। तो 11 AM जो है मैम की क्लास रहेगी। तो क्लियर है, तो उस टाइम पे अटेंड कर लेना। तो इसमें कैसे करना आपने देख लो कि जो 9 है यहाँ पे उनको यहाँ रखा, जितने यहाँ पे 9 होंगे उतने 0 लगा दो। उसके बाद इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे 1 का तो 1 माइनस कर देना, 4 का है 4 माइनस कर देना, 5 है तो 5 का माइनस कर देना। तो इस तरह से जो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको सोल्व करेंगे। तो ये इसका ट्रिक रहेगा सोल्व करने का। इसमें 2 तरह की टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक टाइप का इसमें आगे, अगली टाइप जो आएगी मैं उसमें करवा दूंगा। तो 2 ही ट्रिक होते हैं इनके सोल्व करने के, और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन भी नहीं होते। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो a³ माइनस b³, तो a³ माइनस b³, उसका फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो क्या होगा, a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab। तो ये फॉर्मूला पता होगा आप सभी को, बस यही लगाना आपको। अब देखो इसमें जो है ये मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं इस वैल्यू को नीचे ले आऊँ इधर, तो साइड में क्या बचेगा, a माइनस बी बच जाएगा। तो यही है इसमें, बस आपको a माइनस बी करना, तो और कुछ नहीं करना इसमें। तो ये इधर मल्टीप्लाई में इसको इधर ले आए, तो आपका क्या हो जाएगा, a³ माइनस b³ ऊपर है ही, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवीजन में हो गया, a² प्लस b² प्लस ab। तो साइड में क्या बच गया आपके पास, a माइनस बी। तो आपको बस यही सोल्व करना है, a माइनस बी सोल्व करना है। देखिए कैसे, ये a³ है माइनस का b³ है, ये a² है b² है, ये प्लस में ab हो गया आपका। तो साइड में इधर क्या बचेगा, a माइनस बी। तो a इसमें क्या है 2.75 है, और b इसमें क्या है 2.25 है। इनको लेस कर दो तो 0.50, ये आपका आंसर आ गया। बस ये आपका राइट आंसर था। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको क्या क्या सोल्व करना पड़ा, आपका 5 सेकंड क्वेश्चन था ये सारा, आपने सिर्फ ये माइनस किया, आपने सिर्फ ये सोल्व किया, इसमें कुछ भी सोल्व नहीं किया आपने, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको सिर्फ ये सोल्व करना था, तो 5 सेकंड भी लगने थे, आपको पेन की जरूरत भी नहीं थी इसमें, तो खाली इनका माइनस ही करना था। तो आपका आंसर 0.5 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। तो क्लियर हो गया सभी को कि कैसे सोल्व करना है इसको। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकता है। तो क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं गाइज, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है, निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। तो इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, तो इनको पहले देखो 2-3 तरीके होते हैं इनको सोल्व करने के। एक डेसिमल में एक्सप्रेस करके कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हो। एक इसका सिंपल सा ट्रिक भी बता रहा हूँ आपको। तो पहले सिंपल ट्रिक ही देख लो। उसमें क्या करना होता है, पहले आप ये देखो कि अंश और हर का अंतर बराबर है या नहीं है, इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है या नहीं है, आप ये देखो। तो देखो 4 और 5 का अंतर क्या है, 1 है। 7 और 8 का अंतर भी 1 है। 6 और 7 का अंतर भी 1 है। 5 और 6 का अंतर भी 1 है। तो यानी कॉमन डिफरेंस है सभी में। तो कॉमन डिफरेंस है तो हमारा ट्रिक बिल्कुल 100% इसमें काम करेगा। तो इसमें करना क्या आपको कि जिसका अंश छोटा है वो छोटी भिन्न है, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न है। तो ये 4 है, उसके बाद 5 वाली आ जाएगी, उसके बाद 6 वाली आ जाएगी, उसके बाद 7 वाली आ जाएगी, होगी असेंडिंग ऑर्डर में रेंज। बस ये आपका आंसर है, हो गई है ये असेंडिंग ऑर्डर में रेंज। तो ये बढ़ते क्रम में रेंज हो गई है। अगर इनको डिसेंडिंग में करना तो पहले बड़ी आ जाती, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी आ जाती है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता आपका। ये बढ़ते क्रम में है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर कह लीजिए, इसको आरोही क्रम कह लीजिए। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी आ जाएगी, यानी इसको उल्टा कर देंगे। इसमें ट्रिक क्या लगाया मैंने, इसमें आपने ध्यान रखना है कि अंश और हर का अंतर अगर सेम है, ये ट्रिक तब लगेगा। अंश और हर का अंतर अगर सेम है तो सीधा आप ये देखो कि जिसका अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न है, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न है। बस आपका सीधा क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा, और कुछ सोल्व ही नहीं करना आपने।
और बाकी तरीके जो हैं बाकी भी आएंगे तब सोल्व कर बताता रहूँगा मैं आपको साथ के साथ जो है। तो 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, एक तरीका मैंने बता दिया यहाँ पे ट्रिक जो है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं, इसने असेंडिंग में पूछा था आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक आयत का विकर्ण जो 8 सेंटीमीटर था, उसकी एक भुजा व विकर्ण के बीच का कोण जो है 30 डिग्री है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए कैसे है आपका क्वेश्चन, पहले इसको समझ लीजिए। तो आयत का जो विकर्ण दे रखा आपको, तो ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक भुजा और विकर्ण के बीच का कोण, तो यानी कि ये लगा लो, ये आपका 30 डिग्री है। और आपको पता है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता ही है, तो ये आपका 90 डिग्री कोण है, तो यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल बताना है हमें। तो आयत का क्षेत्रफल के लिए हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए, यानी कि लंबाई और चौड़ाई चाहिए हमें, तभी निकलेगा ना। तो वो हमें दे नहीं रखी है, तो हम कैसे निकालेंगे? इसमें हम जो है ट्रिग्नोमेट्री का मेथड जो है यूज़ करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है ये 30 डिग्री का एंगल दे रखा है, तो एक बार तो आप ये बी निकालो, एक बार जो है आप ये एल निकाल लो इसकी। तो बी को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे पी बोलेंगे, और इसको बोलेंगे यानी कि इसका बेस बोलेंगे इसको, ठीक है, कुछ भी मान लो आप। तो इस तरह से जो है पी और बी आपको निकालना है। तो पी और जो है बी आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री लेंगे हम। साइन 30 डिग्री क्या होता है? पी बाई एच होता है, ठीक है, पी बाई एच होता है। और सॉरी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? पी बाई एच होता है। तो इसमें जो है रेशियो यानी कह लीजिए पी बाई एच, साइन 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर दो, और पी बाई एच की वैल्यू में जो वैल्यू दे रखी है पुट कर दो आप। तो आपके पास जो है एच की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 8 है। तो एच की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 8 है आपके पास। तो यहाँ पुट कर दो एच की जगह पे। तो 2 चौके 8, और 4 इधर आके बराबर कर पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 4 इधर आके 1 से गुना हो जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई पास? 4 आ गई है। तो पी कह लो, इसको बी कह लो, आपके पास ब्रेड्थ निकल गई है। अब हम कोस 30 डिग्री निकाल लेंगे, या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकाल लेंगे, जैसा भी आप करना चाहे कर सकते हैं। चलो कोस का ही लगा लेते हैं सीधा। तो कोस 30 डिग्री लेते हैं अब। तो कोस 30 डिग्री बी बाई एच, ठीक है। तो एच फिर से आपके पास 8 ही है, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। ये तो आपको याद होंगी ना। और बी आपको निकालना है, एच आपको गिवन है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 4 इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4√3। तो ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई, यानी इसका बेस आ गया है। तो ये क्या आ गया? 4√3 आ गया। तो आपके पास लेंथ भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई, सही निकल जाएगा। तो ये निकला फॉर्मूला क्या? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 4 × 4√3, तो कितना आ जाएगा? 16√3। तो ये आपका आंसर होगा। तो 16√3 आपका राइट आंसर होगा। तो क्लियर है? तो इस तरह से इसको जो हम सोल्व कर लेंगे। तो आई थिंक क्लियर हो गया सभी को। तो 96 का जो है सेकंड आंसर आएगा, 96 का सेकंड आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा उसका परिमाप 5:16 के अनुपात में है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या होगा? अब देखो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो है ऑप्शन को जो है डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम ऑप्शन को जो है डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए, उसने कहा है कि लेंथ और पेरीमीटर यानी परिमाप का जो अनुपात है 5:16 है। तो मान लीजिए, और ये जो आपको दे रखा है रेशियो जो है, ये आपको रेशियो दे रखे हैं लंबाई चौड़ाई के। तो पहले जैसे अगर मैं पहले वाला रेशियो चेक करना मुझे कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा हमारा आंसर, तो पहले तो ये देखो कि पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B, यही फॉर्मूला होता है परिमाप निकालने का। इन चारों भुजाओं का योग कह लो, या 2 × L + B कह लो, क्योंकि 2L + 2B होता है, 2 को कॉमन लेके फॉर्मूला बन गया आपका। चलिए हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पुट करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि ये रेशियो हमारा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 5 और 11 कितना बनेगा? 16, 16 × 2 32, यानी कि P हमारा 32 आ रहा है। और L हमारा पहले रहेगा वही जो 5 है, तो L हम वही रखेंगे, या यहाँ से ले लो 5, या यहाँ से 5 ले लो, एक ही बात है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, कहीं से ले लो। तो क्या ये रेशियो बन रहा है हमारा? नहीं बन रहा है। तो ये रेशियो तो नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब फिर ये हमारा नहीं बनेगा ऑप्शन। तो हम दूसरा ऑप्शन जो है चेक करेंगे, ठीक है, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। अब आगे देखते हैं। तो ये जो है अगर हम 8 लें, तो 8 और 5 जो है 13, 13 दूनी 26, 26 और 5 का रेशियो नहीं बनेगा फिर से। तो हम इसको चेक करें, तो ये 5 और 3 8, 8 दूनी 16, तो ये हमारा आंसर बन रहा है, ठीक है। तो जो है हमारा इसमें अगर हम इसको लेते हैं लंबाई चौड़ाई का रेशियो जो है इसको मानते हैं, तो 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 16 बन रहा है। और इसका जो है जो आपका लेंथ है, लेंथ 5 है यहाँ पे भी, वैसे भी यहाँ भी लेंथ 5 ही है, तो वो तो 5 ही रहेगा रेशियो जो है। तो इस तरह से 5:16 का रेशियो इसमें बन रहा है। तो इसका मतलब यही ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा। बस आपको कुछ नहीं करना था, ना एक्स मानना है ना कुछ और करना है, आपने ऑप्शन से उठाना है, ऑप्शन से आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। तो ऑप्शन से डायरेक्ट उठाओ और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?
नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको देख लीजिए आप जो है 98 पे आ गए हम जो है। तो नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपसे पूछ रहा है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए इसमें जो है बार वाले सम है, तो बार वाले सम को हम फ्रैक्शन में बदलें तो कैसे बदलते हैं, तो जितने बार के नीचे डिजिट हैं उतने ही 9 उसके नीचे लगा दो। ठीक है, समझ में आ गया है। जितने जो हैं बार के नीचे जो हैं डिजिट्स हैं उतने ही 9 उसके नीचे लगा दो। तो देखो ये तो आपका 0.9 है, ये जो है आपका 9/9 हो जाएगा। ठीक है, जब आप बार हटाओगे तो जितने डिजिट के नीचे बार के नीचे डिजिट है ना उतने ही 9 नीचे लगा दो, उसके बाद पॉइंट और बार हट जाता है। ये इसको सोल्व करने का तरीका होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 1, इसको सोल्व करने का ये अब आ गया नेक्स्ट आपका। इसको कैसे सोल्व करेंगे भिन्न में जो है हम, तो इसको देख लीजिए कैसे सोल्व करना है आपको। एक बार तो इसमें क्या करना है, इसको भी सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आपको। एक बार तो पॉइंट और बार को हटा दो, एक बार तो आप पॉइंट और बार को हटा दो, सीधा पूरा नंबर लिख लो। तो क्या लिखेंगे हम, 9 लिखेंगे, क्योंकि इसमें और कोई डिजिट तो है ही नहीं। उसके बाद क्या करना, जिसके ऊपर बार नहीं उसको इसमें से माइनस कर दो। नीचे जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने ही 9, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं उसके नाम की 0 लगाते हैं। तो 9/90 यानी कितना आ गया 1/10, यानी कि इसको अगर डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.1 लिखेंगे हम। तो ये आ गया इसका आंसर। ये कैसे किया मैंने, एक बार दोबारा देख लो। एक बार तो पॉइंट और बार को हटा दो, पूरा नंबर लिखा हमने यूँ का यूँ, और पॉइंट हटने के बाद 0 की कोई वैल्यू तो 9 ही आ जाएगा। फिर जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं उसमें से लेस हो जाएगा ऊपर। नीचे जो है जितने डिजिट के ऊपर बार उतने 9, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं उसको उतनी ही 0 लगानी है आपको। और ऐसे सोल्व करके इसका 9/90 आ रहा है, डिवाइड करके 1/10 आ जाएगा। और 1/10 को आप डेसिमल में लिखोगे तो क्या बनेगा 0.1 बनेगा आपका। तो यहाँ से 0.1 आ जाएगा। उसके बाद इसको लिखते हैं, इसमें तो डायरेक्ट ही हो जाएगा क्योंकि इसमें सारे डिजिट के ऊपर बार है। तो जिसमें सभी डिजिट के ऊपर बार होता है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें आपने क्या करना होता है कि जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने ही 9 नीचे लगा दो, और फिर बार और पॉइंट हट जाएगा, फिर बार और पॉइंट हट जाएगा आपका। समझ में आ गया। तो यहाँ से डिवाइड करके कितना आएगा 1/11 आ जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड करके 1/11 आ जाएगा। और 1/11 की फ्रैक्शन तो आपको पता होगा, अगर डेसिमल में आपने याद कर रखा तो 9.09 होती है। अब आप देखो आपको वैसे पता चल जाएगा, सॉरी 0.09 क्योंकि छोटा है ना, तो 0.9 समथिंग बनेगा, यहाँ पे 0.9 कर लीजिए। तो इस तरह से 0.09, तो इस तरह से जो है आप देखो सबसे बड़ी संख्या क्या इसमें, ये बिना पॉइंट के है, ये जो 1 है कंप्लीट है बिना पॉइंट के है। तो जैसी बात आपका आंसर क्या आएगा 1 वाला आएगा। और 1 किसकी वैल्यू थी ये, तो ये वैल्यू थी इसकी। तो ऑप्शन आपका क्या हुआ सेकंड हुआ। ठीक है, 0.9 के ऊपर बार था ना, तो हमने बार को हटा दिया, नीचे 9 लगा दिया, डिवाइड करके 1 आंसर आ गया था। तो इसलिए सबसे जो बड़ी भिन्न है, सबसे जो बड़ी वैल्यू कह लीजिए वो ये है। तो सेकंड ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे जो है बार वाले सम को आपने सोल्व करना है। तो क्लियर है। तो 98 का जो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम जो है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें जो है वैल्यू बतानी है इसकी जो है आपको। तो इसमें कैसे करोगे आप देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि इनकी जो है फ्रैक्शन तोड़ लीजिए आप, इनको इस तरह से इनको तोड़ लीजिएगा, और ऐसे तोड़िएगा कि जो फैक्टर बने ना उनमें 1 का डिफरेंस रहे। ऐसे तोड़ना आपने कि जो फैक्टर बनेंगे उसमें 1 का ही डिफरेंस रहे केवल जो है। और उसके बाद अगर इनके बीच में प्लस है तो बड़ी वैल्यू आपका आंसर होगी, और अगर इनके बीच में माइनस हुआ तो छोटी वैल्यू आपका आंसर होगी बस। तो यहाँ पे प्लस है तो बड़ी वैल्यू आपका आंसर होगी, तो यानी कि आपका आंसर क्या बनेगा, इसमें 5 बनेगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा 5 बनेगा। तो 5 इज़ द राइट आंसर। तो समझ में आ गया है। तो इसका आंसर क्या बनेगा 5 बनेगा। तो 5 जो है आपका राइट आंसर होगा इसमें। एक बार मैं कैमरे की बैटरी चेंज कर दूँ। चलिए बैटरी ख़त्म होगी तो बैटरी चेंज की है मैंने। तो क्लियर हो गया ये कि इसका आंसर क्या बनेगा आपका 5 बनेगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, x + y = a + b, ax - by = a² - b²। तो इसमें x और y का मान बताना है कि x और y का मान क्या होगा इसके अंदर जो है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है, x और y का मान बताना कि क्या होगा। तो देखो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। इसको सोल्व करने के जो है आपके पास 2-3 तरीके हैं, मतलब कि 2 तरीके से आप ले सकते हो इसको सोल्व करने के लिए। जो आप या तो ऑप्शन से अगर हम पुट करें इसमें
कि ऑप्शन से वैल्यू को मतलब कि कुछ अपनी तरफ से वैल्यू ले लो, ये मान के चलो आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ले लो, लेकिन हमारी वो वैल्यू जो है बराबर आनी चाहिए। तो मान लीजिए हमने x की वैल्यू को 2 ले लिया और y की वैल्यू को हमने 3 ले लिया। x की वैल्यू को 2 ले लिया, y की वैल्यू को 3 ले लिया और हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो 2 + 3 कितना बन रहा है हमारा 5 बन रहा है। इधर भी हम 2 + 3 रखेंगे तो 5 हमारा जो है बनना चाहिए, तो वही 5 बनेगा, जैसी बात है, क्योंकि हमने वही वैल्यू ली है ए और बी की, x और y की। अब ये वैल्यू हमें यहाँ भी वेरीफाई करनी है। हमने x इसको माना, y इसको माना, यहाँ पे भी जो है हमने a इसको माना है और b इसको माना है, ठीक है। अब यही वैल्यू आप यहाँ पे वेरीफाई करो कि ये ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जिस वैल्यू को रखने से आएगा तो इसका मतलब वो आपकी जो है x y की वैल्यू होंगी। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे, या दो भी वैल्यू रख लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे चलिए रखते हैं, तो a की वैल्यू हमने क्या ली है 2 ली है, x की वैल्यू हमने 2 ली है, ठीक है, और b की वैल्यू हमने क्या ली है 3, और y की वैल्यू हमने 3 ली है। और ऐसे ही हम यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका a कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और b कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 4 और 4 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा -5। यहाँ पे भी 4 और 9 में से 4 जाएगा तो -5, तो यानी सेम वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, x = a है और y = क्या है आपका b है। तो x = a है और y = आपका क्या आएगा b आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, राइट आंसर है, वेरी गुड। तो सभी का राइट आंसर है। तो क्लियर हो गया सभी को। तो ऐसे जो है अलजेब्रा के अंदर आप वैल्यूज़ को पुट करके देखोगे तो जल्दी आपका आंसर निकलेगा। तो आपने जो है ऐसे वैल्यू जो है लेके चलना है कि जल्दी आपका आंसर जो है निकले। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 है, इसके 2 समान मूल हो तो k का मान क्या होगा। यानी कि जो आपके जो रूट हैं वो इक्वल बोल रहा है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 3 = 0 आर इक्वल। तो जो आपके रूट हैं वो इक्वल हैं। तो रूट कब इक्वल होते हैं गाइज, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है इक्वल टू 0 हो। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तभी आपके रूट इक्वल होंगे। और डी की वैल्यू क्या होती है, तो डी इक्वल टू होता है b² - 4ac। तो ये आपकी डी की वैल्यू होती है। तो इसमें आप जो है डायरेक्ट वैल्यू जो है पुट कर दो, आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो b² - 4ac जो है आपका इक्वल टू जब 0 होगा तभी आपके जो है ना रूट जो है इक्वल होंगे। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, b की जगह b की वैल्यू पुट कर दो, a की जगह a की और c की जगह c भी, आपका आंसर आ जाएगा फटाफट जो है। तो b इसमें हमारा क्या है, तो b इसमें हमारा क्या है k है, तो k रख दीजिए यहाँ पे। चलिए, और इसको बल्कि उधर ले आओ, उधर जाके प्लस का ही हो जाएगा। और a यहाँ पे रख दो, a कितना है 2 है, और आपका b कितना है, तो b जो आपका 3 है, ठीक है। तो स्क्वायर जो है इधर आके स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 या 24, और तो रूट 24 यानी कि 4 × 24, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो प्लस माइनस आपका जो है जब भी रूट से बाहर निकालते हैं तो वैल्यू जो प्लस माइनस की होती है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट बन जाएगा। तो फर्स्ट जो आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो 108 का जो है ए आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका ये आंसर बनेगा। तो b² - 4ac = 0 रखेंगे आप, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इफ ए बी सी का औसत m है और ए बी + बी सी + सी = 0 है, a² + b² + c² का मान क्या होगा। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन है गाइस। इसमें क्या करना है आपको, देखो एवरेज जो है ए बी सी का m दिया हुआ है, एवरेज जो है ए बी सी का m दिया हुआ, तो इनका अगर हमें सम निकालना हो, ए बी सी का सम निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, एवरेज को जितने नंबर होते हैं उसे मल्टीप्लाई कर दो, सम आ जाता है। तो हमारे पास एवरेज m है, m को हम 3 नंबर है ये ए बी सी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन तीनों का सम आ जाएगा। तो सम कितना आ गया, 3m आ गया है। अब यहाँ से आप देख ही रहे हैं कि फॉर्मूला बन रहा है आपका। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है कि a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² प्लस 2 × ab + bc + ca। तो ये फॉर्मूला बन रहा है आपका। तो इसमें वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो a + b + c की वैल्यू कितनी है, 3m है, तो 3m यहाँ पुट कर दो, ठीक है। और a² + b², इसकी तो आपसे वैल्यू पूछी है तो इसको यूँ छोड़ देंगे हम यहाँ पे। और ये आपको कह रहा है कि ए बी + बी सी + सी = 0 है, तो यहाँ 0 पुट करोगे तो 2 × 0 पूरा ही 0 हो जाएगा। तो इधर वाला पूरा ही आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। 3m का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 9m²। तो ये आपका जो है इसका आंसर आ गया। तो 9m² आपका राइट आंसर होगा। तो यानी कि फोर्थ यानी डी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा। तो क्लियर है। तो इस तरह से जो आप इसको सोल्व करेंगे। तो समझ में आ गया है, बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर आपका, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि -5, -8, -11। तो ये जो है आपकी एपी सीरीज़ है, तो इसमें इसका सम पूछा कि एपी सीरीज़ का सम क्या होगा, इनका मान क्या होगा।
तो पहले तो आप इसमें देखो टर्म निकालो कि टोटल टर्म है कितनी, तो सम निकालना बड़ा ईजी है फिर। तो पहले टोटल जो है टर्म निकाल लेते हैं। तो उसके लिए आपको जो है ये फॉर्मूला यूज़ करना है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो आप जो है। तो आपको जो है लास्ट टर्म जो है आपको दे रखी है, ये लास्ट टर्म ही निकालना फॉर्मूला होता है। तो -230 है वो यहाँ पुट कर दो, a आपके पास है -5 है, n आपको निकालना है, d आपके पास जो है -8 में से -5 करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा वो, ठीक है। तो 5 जो से जो है आपका ये इधर जाके जो है प्लस का हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका माइनस का 225, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3n, और ये प्लस का 3 हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होके ये भी इधर आके आपका माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 228 इक्वल टू माइनस का 3n। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से डिवाइड करो 321, 3 से 18, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 76 आ जाएगी। तो n आ गया तो सम भी आ जाएगा, फटाफट जो है सम निकाल दो। तो सम निकालना फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, आप सिंपल वाला लगा लो, n/2 a प्लस l, l मतलब लास्ट टर्म, तो ये वाला लगा लो, इसमें आपका आंसर जो है जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो n आपके पास है कितना है 76 है, तो मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ इसको जो है। तो n क्या है 76 है, और लास्ट टर्म क्या आपके पास -230 है, और फर्स्ट टर्म क्या आपके पास -5 है, तो -5 कर देते हैं सीधा, ठीक है। तो ये आप जो है यहाँ इसको इतना सोल्व करना है, तो ये हो जाएगा 38 को अब इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस का 235, तो मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए 8 पंजे 40, 4 और 8 24 और 15, 24 और 15 39, 39 और 4 आपका बनेगा 43, तो 4 कैरी आ गया है। फिर आपका 8 दूनी 16 और 9, 16 और 9 25, 25 और 4 29, तो 2 कैरी से क्लियर हो जाएगा, 930 इसमें भी है भाई। चलो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो यानी कि ये बनेगा आपका आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया है, फर्स्ट जो आपका आंसर आ गया है, तो क्लियर होगा कि यानी कि 8930, तो ये आपका जो है राइट आंसर होगा। तो क्लियर हो गया सभी को, तो ये आपको आंसर लेना है इसमें, बल्कि 30 से ही आपका आंसर निकल जाता, क्योंकि 30 और किसी में है ही नहीं। तो क्लियर है गाइस कि कैसे सोल्व करना है इसको आपने। तो 1003 का जो है ए आंसर होगा, बिल्कुल ठीक आपका राइट आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः PQR है, यदि p² + q² + r² इक्वल टू PQ + QR + PR, तो यह त्रिभुज क्या होगा। तो ये त्रिभुज क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आप कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा। तो देखो मतलब कि कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई जो है PQR है, p² + q² + r² इक्वल टू दिस है, तो फिर बताइए कि कौन सा त्रिभुज होगा। तो हम ऐसे क्या वैल्यू रखें कि दोनों वैल्यू जो बराबर हो जाए, इसको भी हम वैल्यू पुट करके ही सोल्व करेंगे। तो मान लीजिए मैंने तीनों ही भुजाएं 2-2 मान ली, तो मैंने तीनों ही भुजाएं जो है 2-2 मान ली हैं, PQR सभी की वैल्यू को मैंने 2-2 मान लिया है। इधर भी जो है PQ की वैल्यू 2-2 रखूँगा, ठीक है, तो यही वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा। तो मेरे को जो है दोनों तरफ से सेम वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो 4 + 4 + 4 यानी कि इधर भी 12 बन रहा है, इधर भी जो है वही 4 + 4 + 4 यानी कि इधर भी 12 बन रहा है आपका। तो यानी कि मुझे सेम वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि साइड जो इक्वल है, ये जो साइड्स हैं वो इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 समथिंग कुछ रखूँगा तो मुझे दोनों तरफ की वैल्यू जो इक्वल नहीं मिलेंगी, आप रख के देख लेना, ठीक है। तो वो आपको वैल्यू जो है सेम नहीं मिलेंगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या समद्विबाहु जो है त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है। तो ये आपका जो है समबाहु त्रिभुज है, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा, इक्विलेटरल जो है ट्राइंगल है, तो ये आपका राइट आंसर होगा इसमें। तो क्लियर है। तो इस तरह से आप वैल्यू जो है पुट करके देखेंगे तो आपका आंसर जो है निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 से 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 50 से 90 के मध्य जो है सभी प्राइम नंबर का सम क्या होगा। तो प्राइम नंबर निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें इवन ओड आपके जो हैं स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, उनका सम निकालने का तो ट्रिक होता है, लेकिन प्राइम नंबर का सम निकालने का ट्रिक नहीं होता, उनको काउंट ही करना पड़ता है, तो उनका सम ही आपको निकालना पड़ेगा। तो जो है पहले 50 से 60 में देखो कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो 53 है, 59 है, 61 है, उसके बाद 67 है, और आपका जो है नेक्स्ट चलते हैं तो 71 है, 73 है, और जो है इसमें 71 73, और उसके बाद जो है आपका 80 वाले लाइन पे आ जाओ तो 83 89। तो इस तरह से जो आपके नंबर बन रहे हैं ये। और कोई रह गया तो देख लीजिए, कोई रहता है 61 63 64 65 66 67 69 तो डिवाइड होता है 63 69 होता है, 71 73 74 75 66 77 79, एक 79 रह गया आपका यहाँ पे, ठीक है।
तो ये आपके नंबर्स बनते हैं टोटल, और इनको आप जो है ऐड कर लो, इन सभी को जो है आप ऐड कर लो और आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐड कर लोगे या करवाऊँ? चलिए कर लोगे ऐड। हाँ जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर जिसकी सभी साइड सेम है तो वो जो है इक्विलेटरल जो है ट्रायंगल होगा, आपका समबाहु त्रिभुज होगा। चलो कर लोगे सम, तो इसका जो आंसर आपका बनेगा 635 बनेगा, तो ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2137 पावर जो है 753 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। इसका जो है यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसमें कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसका भी ट्रिक होता है। देखो आपके जो है ये बाकी डिजिट ना, कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं, वही सेम यहाँ पे होता है कि यहाँ पे जो है ये नंबर देखने में डर लगता होगा लेकिन है कुछ भी नहीं। आपको यहाँ से सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है और ऊपर वाले की सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से मतलब होता है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे कोई बड़ा नंबर लिख दूँ यहाँ पे इस तरह से समथिंग समथिंग ऐसे, अब मैंने ये नंबर लिख दिया, आप सोचोगे पता नहीं कितना बड़ा नंबर आ गया, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, तो कुछ भी नहीं है गाइस, इसमें हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है और ऊपर वाले में हमें लास्ट के 2 डिजिट से मतलब होता है। सिर्फ हमें ये सोल्व करना है, हमें सिर्फ जो है ये सोल्व करना होता है, बाकी डिजिट्स हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, क्योंकि पावर को 4 से डिवाइड करना होता है तो लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड करने का रूल होता है कि जिस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गए तो नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए हमें लास्ट के 2 ही डिजिट चेक करने होते हैं, तो बाकी डिजिट चेक नहीं करने होते आपको। तो चलिए सिर्फ आपको इतना सोल्व करना है, तो इसको 4 से डिवाइड कर लो और जो रिमाइंडर आएगा वो पावर में रखना है, इस पावर को छोड़ देना आप। तो 4 से डिवाइड करें 13 चौके 52, तो शेषफल क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, तो वही शेषफल जो बनेगा वही पावर में लेना, तो 7 की पावर 1 इन 7 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, बस इतना ही सोल्व करना था आपको, 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये। तो क्लियर है, तो इस तरह से 5 सेकंड में आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हो गया कैसे किया है कि भाई आपने यहाँ से यूनिट डिजिट ले लिया, पावर में से भी लास्ट के 2 ही डिजिट आपको लेने हैं और फिर पावर को 4 से डिवाइड कर दो, 13 जो कि 52, शेषफल बच रहा आपका 1, जो शेषफल बचेगा उसको ही पावर में रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर शेषफल 2 बचता तो 7 की पावर 2 हो जाती, 49 हो जाता, 49 आंसर क्या बनता, 9 बनता इसका, लेकिन फिलहाल एक ही शेष बच रहा है तो एक ही लिखेंगे पावर में, तो उसके हिसाब से 7 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है ये अलजेब्रा का है, तो इसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन दे रखी है आपको, तो इसमें भी आप जो है ऑप्शन से वैल्यू पुट करो, ऑप्शन से वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगी कौन सा आंसर बनेगा, वैसे लेंथी पड़ेगा आपको जो है, तो ऑप्शन से चलिए आप, तो एक्स की कोई ना कोई वैल्यू ऑप्शन में दे रखी है इसका मतलब, तो तभी तो इसको पूछा कि एक्स का मान क्या, तो एक्स का मान तो ऑप्शन में है, तो कौन सा है वो हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है ऑप्शन पुट करके देखते हैं, तो पहले हम ये पुट करके देख लेते हैं, तो 6 और 1 7, और ये 6 में से 1 जाएगा 5 बन जाएगा आपका, ये जो है आपका, तो ये जो आपका 8 हो जाएगा और 6 में से 2 जाएगा 4, डिवाइड करके 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना ही रख लो इसको, वैसे ही क्लियर पता चल जाएगा आपको। तो 22 का 132, 132 और 30 162, ठीक है हमने 6 रखा है, तो 11 6 66, और 66 में से जो है आप 8 माइनस करोगे तो 58 और 10 माइनस करेंगे 48, तो क्या ये आंसर बनेगा, इसको डिवाइड करके क्या आंसर बनेगा, नहीं बनेगा। 5 दूनी 10 और 17 17 बटे 5 बन रहा है, तो नहीं बनेगा, 5 तो यहाँ किसी कीमत पे आ ही नहीं सकता नीचे, तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका कट गया, तो ये ऑप्शन जो आपका आंसर नहीं बनेगा। माइनस का 6 भी नहीं बनेगा, फिर तो क्या बच गया आप पे 5 और -5 बच गए, तो इनको चेक कर लेते हैं। तो ये 5 और 1 6, ये 5 में से गया 4, डिवाइड किया तो 3 बटे 2 आ गया आपका। ठीक है, ये 5 और 2 7, और ये 5 में 2 गया 3, तो ये कुल मिला के जो बनेगा 2 3 6 9 और 3 दूनी 6 14, इस तरह से 14 और 9 आपका 23 23 बटा 6। अब इधर से आपका ये आना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। 22 का 132 और सॉरी 22 50, तो 22 50 110 110 और 30 140, ठीक है 140 बन गया ऊपर। इसको देख लेते हैं, तो 11 पंजे 55, 55 में से आपका 8 जाएगा, तो 55 में 8 गया 47, 47 और 10 यानी कि 37 बच गया, तो ये भी नहीं बनेगा आंसर, तो इसको भी छोड़ देंगे हम। तो लास्ट में बच गया ये आंसर, तो आपका ये आंसर बनेगा, तो आपका यही आंसर बनेगा, इसी को आपने लेना है, आगे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, और चेक करना चाहते हो तो चेक करवा देता हूँ, वैसे आंसर आपका ये बनेगा। चेक करवा देते हैं चलिए। तो माइनस का 5 प्लस का 1, तो कितना बचेगा आपका, माइनस का 4 बचेगा ऊपर। ठीक है, माइनस का 5 है प्लस का 1 है, तो क्या बचेगा, -4 बचेगा। -5 इसका आंसर आएगा, 107 का आंसर जो है -5, देख लीजिए करवा देता हूँ चेक। तो -5 प्लस का 1, तो क्या बचेगा -4, यहाँ पे -5 -6 क्या बचेगा, -6 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा यहाँ से।
यहाँ से क्या आएगा 2/3। ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे हम जो है, तो माइनस का 5 प्लस का 2, तो माइनस का 3 बच गया यहाँ पे ऊपर जो है, तो माइनस का 3, और नीचे जो है माइनस का 5 और माइनस का 2 माइनस का 7 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3/7 आ जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया। -5 रखा, प्लस का 2 है, तो माइनस का 3 बच गया ऊपर, नीचे माइनस का 5 और माइनस का 2 माइनस 7 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो इतना इसको सोल्व कर लो। 21 आ गया, 3 से डिवाइड किया 7, 7 दूनी 14, और यहाँ से डिवाइड किया 7 21, 3 3 9, 14 और 9, 14 और 6 20 और 3 23, तो 23/21। तो इसी तरह से आंसर जो आपका इधर से आना चाहिए, सेम आंसर जो आपका इधर से निकल के आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं इसको जो है, तो क्या था हमारा -5, तो 22 पंजा 110, तो माइनस का 110 प्लस का 30 है, तो क्या बचेगा आपके पास 80 बचेगा। 80 में तो नहीं बनेगा, फिर तो आपका आंसर जो है बी जाएगा, फिर तो आपका आंसर बी जाएगा गाइस, क्योंकि इसमें जो है 80 से तो डिवाइड करके 23 आ ही नहीं सकता, ऊपर जो है कुछ भी हो नीचे। तो चलिए, तो आपका आंसर जो है इसमें ये नहीं बनेगा, फिर ये बनेगा, इसको भी हमने चेक कर दिया है, ये नहीं बनेगा, -6 बनेगा। ठीक है, आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो -6 बनेगा इसमें, क्योंकि ये भी सोल्व नहीं हो रहा है। 23/21 आ रहा है, यहाँ पे 80 हमने कर लिया, नीचे वाले को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 80 से डिवाइड कोई भी संख्या डिवाइड करोगे, मतलब 80 को डिवाइड करोगे किसी से भी, तो आपका 23 बन ही नहीं सकता ऊपर जो आना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका -6 बनेगा, जो हमने सोल्व नहीं किया था, जो छोड़ा था बीच में, तो वही आपका आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका nवां पद जो है an + 3 + 2n है। तो इसमें जो है 24 पदों का योग निकालना हमें। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका 24वां पद निकाल लेते हैं। तो n इसमें दे रखा आपको, तो 24 यहाँ रख दो, तो 24वां पद निकालना है आपको, तो n की वैल्यू क्या करोगे 24 रख दोगे, तो 24 दूनी 48, 48 और 3 करेंगे तो क्या बना जाएगा। ऐसे में फर्स्ट पद निकालना है इसमें, तो a1 निकालना हमें, फर्स्ट पद निकालना है, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3 दूनी 6, तो 6 ही आ जाएगा यहाँ पे। और अगर आपको सेकंड पद निकालना है तो 2 पुट कर देंगे, तो 2 दूनी 4 और 3 7, तो हम यहाँ 2 पुट कर देंगे, इनकी वैल्यू जो है, तो 2 दूनी 4 और 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका। तो इस तरह से जो आप जो कोई भी पद निकालना चाहते हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप जो है। अच्छा, ये आपका गलत हो गया, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, तो 1 रखोगे, 2 1 2, 2 3 5, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट पद निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया, लास्ट निकाल लिया। अब हमें निकालना है इसका सम। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, कि टोटल नंबर इसमें दे रखे हैं आपको, तो वही लगा दो जो मैंने पहले बताया था, n/2 a + l। तो a इसमें क्या है 5 है, तो इसकी जरूरत भी नहीं थी बल्कि आपको सेकंड पद की भी, क्योंकि इसमें डिफरेंस तो आपको लेना ही नहीं है। तो 5 + ये क्या 1, ठीक है, सीधा रख दो, तो ये 12 हो गया, ये 56 हो गया, 56 × 12, तो गुना करोगे आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो 12 × 72, 7 12 × 5 60, 67, तो 672, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो ऐसे इसको सोल्व कर लोगे, बस इतना ही सोल्व करना है कि लास्ट पद निकाल लिया, फर्स्ट पद निकाल लिया, टोटल नंबर दे रखे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, n/2 a + l, a मतलब फर्स्ट टर्म लास्ट और l मतलब लास्ट टर्म, तो इससे आपका जो है सम निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपका 0.081 और 0.484, 0.0064 × 6.25, तो इसका आंसर क्या बनेगा। तो देखो इसमें क्या करना आपने, सबसे पहले देखो कि पॉइंट के बाद ऊपर कितने डिजिट्स हैं, नीचे कितने डिजिट्स हैं। तो ऊपर 3 हैं और 3 6 हैं, नीचे जो है 4 और 2 6 हैं। तो यानी कि पॉइंट के बाद के, देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, पॉइंट के बाद के डिजिट जो है ऐड हो जाते हैं, डिवीजन में माइनस होते हैं। तो मल्टीप्लाई में पॉइंट के बाद ऊपर भी 6 डिजिट बनते हैं, यहाँ भी 6 डिजिट बनते हैं, यानी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा आपका। तो अब बिना पॉइंट के रख लो सीधा इनका, तो बिना पॉइंट के ये 81 हो जाएगा, ये 484, ये 64, ये 625 हो जाएगा। इनका रूट निकाल दो, तो ये 9 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, और ये आपका जो है 8 और ये 25 हो जाएगा। बस जो डिवाइड हो रहा है डिवाइड कर दो, नहीं डिवाइड हो रहा तो छोड़ देना। तो 99/100 यानी कि 0.99 ये आपका जो है राइट आंसर होगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो क्लियर है, तो पहले आपने क्या करना है कि पॉइंट के बाद के डिजिट चेक करने हैं। अगर पॉइंट के बाद के डिजिट जो है इक्वल हो, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो पॉइंट कट जाएंगे आपस में। तो सीधा जो है यहाँ 81 484 और नीचे 64 625 रहेगा। फिर रूट से बाहर निकालोगे, इनका स्क्वायर रूट निकाल दो, तो ये 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर है, ये 22 का स्क्वायर, तो इसका रूट 22 होगा। यहाँ 8 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है, तो इस तरह से जो आपका ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है प्रोबेबिलिटी पे है। ये 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसके खराब होने की क्या प्रायिकता है।
A lot of 20 bulbs contain 4 defective pieces. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? तो डिफेक्टिव होने की उसकी पॉसिबिलिटी क्या है आपसे पूछा गया है. तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए टोटल बल्ब कितने आपके पास 20 हैं, 20 में से डिफेक्टिव कितने हैं 4 हैं, और नॉट डिफेक्टिव कितने हैं 16 हैं. ठीक है, तो इसने पूछा है कि एक ही बल्ब निकालना आपने एक बार, तो एक ही बल्ब निकाला, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है. तो और डिफेक्टिव होने की पॉसिबिलिटी पूछी है. तो पहले तो आप क्या करोगे, टोटल जो है जो रिजल्ट है आपके, टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं आर्टिकल हैं वो नीचे रखोगे आप. अब डिफेक्टिव पीस कितना है 4 है. वैसे तो प्रॉपर ये होता है कि 4C1 अपॉन में 20C1, लेकिन क्योंकि 1 निकाल रहे हो तो इसलिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप. तो इससे इसका आंसर क्या बनेगा 1/5 बनेगा. तो 1/5 जो आपका राइट आंसर होगा. तो 1/5 यानी किसी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा. क्लियर है, तो इस तरह से इसको सोल्व कर लेंगे हम. अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर आपका. तो 135 डिग्री को रेडियन में व्यक्त कीजिए. 135 डिग्री को रेडियन में व्यक्त करना हमें. तो रेडियन में व्यक्त कैसे करेंगे इसको देखिए. तो पाई की जो वैल्यू होती है ना गाइज वो 180 डिग्री होती है. पाई की जो वैल्यू होती है यानी 180, तो पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री. ठीक है, और तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 180 हो जाएगा. अब आपने 135 डिग्री वाले निकालने, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इसको, बस और कुछ नहीं करना. तो पाई इंटू 180 आपका आंसर आ जाएगा. डिवाइड कर लो इसको. तो डिवाइड करते हैं तो कितने में डिवाइड करें, 15 पे कर लेते हैं. 15 में 135, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 3 3 9, 3 चौके 12. तो 3/4 पाई, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा. तो 3/4 पाई ये आपका जो है राइट आंसर होगा. क्लियर है, तो ऐसे आपने सोल्व करना है. तरीका बता दिया कि पाई की जो वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है रेडियन में जो है, और 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 हो जाएगा. और ये जो 1 डिग्री की वैल्यू आगे आपको निकालें 135 डिग्री की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 से, तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा रेडियन में. अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी है. थीटा प्रथम पद में है तो कोस थीटा का मान क्या होगा. यानी कि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है आपका उसमें जो है ये थीटा आपका दिया हुआ है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है 0 to 90 डिग्री होता है, तो यानी कि वही दे रखा आपको. तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको. तो देखो पहले तो देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P अपॉन H है. P अपॉन H है, तो इसमें A दे रखा आपको और B दे रखा है, तो यानी H तो आपका B है और P इसमें क्या आपका A है. तो आपको पता है कि आपको क्या क्या दे रखा है इसमें. ये तो B हो गया आपका, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका ये, तो ये तो आपका B हो गया, यानी H आपको दे रखा है, और ये आपको दे रखा है, ये आपको निकालना है. तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो निकल के आ जाएगा, सीधी सी बात है. तो बी स्क्वायर में से आपको ए स्क्वायर माइनस करना है और पूरे का अंडर रूट कर देना, तो आपके पास ये जो बेस है इसका बी कह लीजिए वो निकल के आ जाएगा. तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, तो आ जाएगा. बस आपने पुट करना है. अब आपको से पूछा क्या कोस थीटा. अब कोस थीटा जो है आपका क्या होता है बी अपॉन एच होता है. तो बी आपने निकाल लिया है, क्या है रूट ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आपका जो है एच तो वही बी है आपका, ठीक है. तो ये आपका आंसर आ गया. तो फोर्थ जो है यानी डी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा. क्लियर है, समझ में आ गया सभी को. तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे आप. अगला क्वेश्चन ले लें. हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अगला क्वेश्चन लेते हैं. 2x³ प्लस 9x² माइनस x माइनस बी का गुणनखंड 2x प्लस 3 है, तो b का मान क्या होगा. तो अगर ये देखो ये इसका अगर फैक्टर है तो जैसे बात इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा. ये अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा. तो आपने क्या करना है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 रख के इसकी वैल्यू निकालो x की यहाँ से. तो 3 इधर आगे माइनस का हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवीजन में हो जाएगा, तो x की वैल्यू के आगे -3/2 आ गई है. अब जहाँ जहाँ पे x इस इक्वेशन में वहाँ पे उस इक्वेशन में x की जगह पे -3/2 रख दो. तो 2 -3/2 का क्यूब कर देंगे हम, 9 -3/2, और फिर यहाँ पे -3/2 रखोगे, आगे भी माइनस है तो प्लस बाहर आके प्लस का हो जाएगा ये 3/2, और माइनस बी जो है आपका वो हमें निकालना है और इक्वल टू 0 रखेंगे क्योंकि ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है. ठीक है, अब इस माइनस बी को इधर ले आओ, इधर आके प्लस का हो जाएगा, चाहे कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है. अब सोल्व करते हैं तो इसका क्यूब करते हैं. तो ये आपका 2 × -3 का क्यूब क्या हो जाएगा -27 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, ये 9 27 हो जाएगा आपका ये, और ये प्लस का 3/2 और बी इधर आके प्लस का हो जाएगा. अब इनको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. तो इसको डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, एलसीएम आपका 4 आ जाएगा. तो
ये तो -27 ही आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 27 दूनी 54 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 6 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका आया। अच्छा यहाँ स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर नहीं किया यहाँ पे, तो चलिए स्क्वायर कर देते हैं इसका, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको ये। तो यहाँ पे स्क्वायर था गाइस, तो स्क्वायर करना था आपको, वो रह गया आपका। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 81 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा अभी ये जो है, क्योंकि स्क्वायर करने प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 2 का स्क्वायर जो आपका 4 हो जाएगा। अब आपने सोल्व करना है इसको, तो एलसीएम आपका 4 ही रहेगा। यहाँ -27 प्लस का 81 और आपका जो है यह 6 आ जाएगा। 81 + 6 कितना हो जाएगा आपका 87। 87 में से 7 जाएगा 6 आपका 80। 80 में से 20 का 60। 60/4 15 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो 15 यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो सेकंड ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा। तो क्लियर है कैसे सोल्व करना है, इसको पता लग गया सभी को, समझ में आ गया है। चलिए स्पीड से करवा देते हैं, स्पीड से करवा देते हैं और इसको। अब चलिए देखिएगा इस अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता तो एक की मासिक आय क्या है। तो एक व्यक्ति की जो है मंथली इनकम क्या है आपसे पूछी गई है। तो पहले देखो यहाँ पे जो है सेम जो है सेविंग करते हैं, ये जो है सेम सेविंग करते हैं, यानी प्रत्येक जो है 2-2 रुपये बचाता है। तो क्या आपकी जो बचत का रेशो का डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। तो देखो 9 में से 4 जाएगा 5 आ रहा है, यहाँ 7 में 3 जाएगा 4 आ रहा है। तो हमारा डिफरेंस जो है सेम नहीं आ रहा है, तो हमें डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या ट्रिक है, तो उसकी ट्रिक ये है कि इनका डिफरेंस जो है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। इनका डिफरेंस क्या है 1 से ऊपर गुना करके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो नीचे वालों को कर लो। तो ऊपर मतलब कि ये करना होता है कि इसमें डिफरेंस ज़्यादा होता है ना, तो इसके डिफरेंस ऊपर गुना करते हैं, ऊपर वाले डिफरेंस से नीचे गुना करते हैं। लेकिन नीचे वाले का डिफरेंस तो 1 है, तो 1 से ऊपर गुना करके कोई फर्क नहीं पड़ना, तो उसको तो छोड़ दो। अब ऊपर वाले का डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 में 7 जाएगा 4, 4 किससे गुना करेंगे आप जो है, सॉरी 9 में 7 जाएगा 2, 2 से इसी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 6। अब आप देखो कॉमन डिफरेंस आ गया आपका जो है कॉमन डिफरेंस आ गया है, यानी कि दोनों तरफ से कॉमन डिफरेंस आ गया, यानी सेविंग सेम हो रही है। और एक्चुअल में सेविंग सेम कितनी हो रही थी 2000 की, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2000 आ गई है। आपको निकाले 9 यूनिट की वैल्यू, तो 2000 से गुना कर दो, तो इसकी कितनी आ जाएगी 18000 और इसकी कितनी आ जाएगी 14000। तो दोनों की जो है इनकम निकल के आ जाएगी। तो आपको पूछिए पहले बंदे की इनकम, तो पहले बंदे की इनकम कितनी है 18000, तो आपका ये आंसर होगा। तो पहले बंदे की जो इनकम है वो कितनी 18000, तो फर्स्ट जो है ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नहीं, पेडागोजी की सेकंड क्लास अभी रहती है, तो क्लियर है। तो इस तरह से जो आप इसको सोल्व करेंगे कि नीचे वाला रेशो को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले रेशो को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या आपका रेशो जो है सेम हो जाएगा, रेशो का डिफरेंस हो जाएगा। क्योंकि हमारे रेशो का डिफरेंस है क्योंकि दोनों का जो है सेम सेविंग है, तो हमारी रेशो की भी जो है सेविंग वो सेम होनी चाहिए थी, रेशो के अंदर भी जो है वो सेम नहीं थी, इसको हमने सेम किया, तो इसलिए मैंने किया। अगर पहले ही रेशो की सेविंग रेशो का अंतर सेम होता ना, फिर हमें कुछ नहीं करना था, जो भी डिफरेंस था उसके सामने रख के 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के ऊपर मल्टीप्लाई करते सीधा आंसर आ जाता, फिर हमें कुछ नहीं करना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है फ्रैक्शन, ये भिन्न का है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन होता है। इसमें क्या करना, आपने पहली जो है 2 भिन्न को सोल्व कर लो और लास्ट वाले भिन्न को सोल्व करना, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा आपका 5, 5/3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा 7, तो 7/5 आ जाएगा। क्लियर है। अब आपने यहाँ से चलो इसको भी सोल्व कर लेते हैं पहले। तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे गुणा करोगे 2 में 18, 2 में 18 19, 2 में 18 19 और 997 इसमें से घटा देंगे और बटे में 999, तो यहाँ से आ जाएगा 1001 बटे आपका 999। ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग के 2 भिन्न को सोल्व करना, लास्ट वाले भिन्न को सोल्व करना है। अब यहाँ पे आप देखो, अगर इसका जो है अंश कट जाता है तो हमेशा जो है पीछे वाली भिन्न का हर बचेगा, और अगर इसका हर मतलब कि अगर इसका जो है अंश बचता तो इसका हर लेते हम, इसका हर बचा तो उसका अंश लेंगे हम, हमेशा यही रहेगा। और किसमें क्या होता है मैं भी बताता हूँ, इनके बीच में माइनस है तो इसका हर बचेगा, उसका अंश लेना आपको। अगर इनके बीच में प्लस होता तो फिर क्या होता कि इसका अंश बचता उसका आप हर लेते। ठीक है, बस यही आंसर होता है इसका। तो यहाँ से आपका ये कट जाएगा, तो इसका अंश क्या बचेगा, जो लास्ट वाली भिन्न आपका, तो उसका अंश बचेगा आपका 1001, और यहाँ पे कितना आएगा 3, तो 1001/3, बस ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आगे के लिए आप ऐसे सम को ऐसे डील करोगे कि भी पहली 2 भिन्न सोल्व कर ली, लास्ट वाली सोल्व कर ली, इसका मतलब कि इनको डिवाइड कर लेना। ठीक है, बाई चांस यहाँ पे 6 होना तो इसको क्रॉस मत डिवाइड कर देना, कभी इसको भी डिवाइड कर दो, क्योंकि ये इससे अगले पे कटेगा, ये वाला जो उससे अगले पे कटेगा। ठीक है, सारी बीच में कटती जाएंगी सारी भिन्न जो है, ये बच गया आपका और लास्ट वाला बचेगा। तो इसमें आपका हर बचा तो उसमें अंश बचेगा, इसका अंश बचता है उसका हर बचता, हमेशा यही होता है।
चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें जो है निम्नलिखित आंकड़ों में से लुप्त बारंबारता ए का मान क्या होगा यदि आंकड़ों का माध्य जो 18 है। माध्य मतलब मीन, मीन मतलब एवरेज। तो यहाँ पे ये एवरेज दिया हुआ है, तो ये आपको जो है एवरेज दिया हुआ है कितना है 18 है, और ए की वैल्यू इसमें पूछी है। पेडागोजी की क्लास रहती है, उसको मैं कल या परसों देखूंगा, उसकी टाइपिंग अभी रहती है, टाइपिंग नहीं हुई है, तो कल या परसों करवा दूंगा मैं उसको। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें हमें जो है एवरेज निकालना है, किस्म से मीन कह लो एवरेज कह लो, इसको एक ही बात होती है। तो देखो पहले इनका टोटल सम निकालो आप, टोटल सम को टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे तभी तो एवरेज आता है। तो चलिए करते हैं हम। तो ये 12/7 84, ठीक है, और ये 14/6 84 आपका जो है, और ये 16 144, और आपका फिर आ गया 18 गुना 13, तो 13 8 104, 10 13 और 10 आपका 23, फिर आपका ये आ गया 20A, तो 20A ही रख देते हैं इसको, और जो है 22 5 110 और 24 चौके 96। अब आपने क्या करना है, इन सबको आपने ऐड कर लेना है, ठीक है, आपने इन सबको ऐड कर लेना है। कितने नंबर है ये नंबर आपके यहाँ से निकलेंगे, उतने नंबर से यहाँ पे डिवाइड कर दो। तो 7 और 6 13, 13 और 9 आपका हो जाएगा 22, 22 और 13 35, 35 और 5 आपका 40 और 4 44, तो 44/+A, और इसके जो है सामने रखेंगे हम हमारा एवरेज। एवरेज कितना है 18, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर और इक्वल टू एवरेज होता है, तो इस तरह से सामने एवरेज रख देंगे, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। तो तरीका मैंने बता दिया, कैलकुलेट करना रह गया, आप कर लेना इसको कैलकुलेट, जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्राइंगल ए बी सी में 3 एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी। तो ये तीनों जो है इक्वल हैं, 3 एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी। तो ये सभी जो एंगल्स हैं आपस में इक्वल हैं। तो इसमें पूछा है कि एंगल ए का मान क्या होगा। तो हमें पता किसी ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पहले तो इनका रेशो ले लो। रेशो कैसे निकालोगे, इनका एलसीएम ले लो, तो 12 आ जाएगा, 3 चौके 12, 4 तिये 12 और 6 दूनी 12। तो ये ए बी सी का रेशो आ गया है, ये आपके पास ए बी सी के एंगल का रेशो आ गया है, ठीक है। ये आपका ए बी सी का रेशो आ गया है एंगल का। अब सम दे रखा आपको 180 है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या, तो 180 होता है। इनको जोड़ लो, 4 3 7 और 2 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 180 है। 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई है। 1 यूनिट की वैल्यू आने के बाद किसी भी यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, बस आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 20 चौके 80 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ गुना कर देते हैं, 40 हो जाएगा आपके पास। तो कौन सा पूछा उसने, एंगल ए पूछा, तो एंगल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी यानी आपका सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, राइट आंसर आपका, वेरी गुड। चले आगे चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 0.235 अगेन 35 और फिर आगे डैश डैश है। तो इसका मतलब कंटिन्यू जो है सीरीज चल रही है और इन्फिनिटी तक है ये। तो इसमें जो आपने क्या करना होता है कि जो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है उतने डिजिट के ऊपर बार लगाते हैं। शॉर्ट में लिखना तरीका यही होता है कि जो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है उतने डिजिट के ऊपर बार लगा दो। अब आपका क्वेश्चन है ये, इसको आपने सोल्व करना है। अब इसमें एक क्वेश्चन पहले भी आया था, मैंने उसमें बताया था इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है। सोल्व करने का सिंपल सा तरीका होता है कि पहले पॉइंट और बार को हटा दो, पहले पॉइंट और बार को हटा दो, सीधा 235 लिख लो। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जिस डिजिट के ऊपर बार है उसमें से लेस कर दो। जिस डिजिट के ऊपर एक बार तो आपने क्या करना है, पॉइंट और बार को हटा देना, कंप्लीट नंबर लिखना है यहाँ पे। फिर क्या करना है कि जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो सारे डिजिट माइनस हो जाएंगे। तो 2 के ऊपर बार है, 2 इसमें से माइनस कर दिया हमने। नीचे क्या करना है, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने ही 9, और जितने डिजिट के ऊपर बार है उसके नाम की 0 लगेगी। तो जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने ही 9, और जितने डिजिट के ऊपर बार है उसके नाम की 0 लग जाएगी। तो 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 9 आ जाएंगे, और 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 0 लग जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम जो है, तो 233/990, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 233/990। ये आपका आंसर होगा फर्स्ट। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो क्लियर है, तो फर्स्ट जो आपका राइट आंसर होगा। आई थिंक क्लियर हो गया सभी को। तो ये तरीका होता है इनको सोल्व करने का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और एक जीवा की केंद्र से दूरी जो है 12 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई जो है ज्ञात कीजिए। तो जैसे आपका सर्कल हो गया, तो ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है, ये आपकी कोड होगी जीवा। अब कह रहा है कि जीवा की जो है केंद्र से दूरी है 12 सेंटीमीटर है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर है, और विड्थ की त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो आपको पता होगा कि अगर वृत्त के सेंटर से कोई लाइन जो है जीवा पे मिलाते हैं तो वो जीवा को बाइसेक्ट करती है, यानी कोड को जो है बाइसेक्ट करती है वो। तो ये जो है आपकी जीवा जो है बाइसेक्ट करेगी, यानी आधी इधर आ जाएगी आधी इधर आ जाएगी। और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट बनती है 5 12 13 की, यानी ये साइड क्या हो जाएगी 5 आ जाएगी आपकी, ठीक है। नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, उससे निकल जाएगा कि 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस कर लेना, अंडर रूट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 25 आएगा रूट में, 25 का रूट निकालोगे 5 आ जाएगा। और अगर आपको ट्रिपलेट याद हैं 5 12 13 3 4 5 6 8 10 और 20 21 41, तो ये ट्रिपलेट होते हैं, इनको याद कर लेना तो आपको पता लग जाएगा बगैर जो है पाइथागोरस थ्योरम के। तो इस तरह से यहाँ पे 5 आएगा तो 5 ये भी होगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, लेंथ इसकी 10 हो जाएगी। तो आपकी जो है जीवा की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो 119 का आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया सभी को कि कैसे इसको सोल्व करना है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, तो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फटाफट मुझे बताइए। मैं पानी पी लेता हूँ।